तो नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके बीच में फिर से भारत के इतिहास और परंपरा की बात करने आया हूं। दोस्तों, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो आज मैं आपको नालंदा के इतिहास की बात बताऊंगा। नालंदा, जी हां, बिहार में पड़ने वाला नालंदा, जिसके नाम लेने से ही ज्ञान की बात आती है। नालंदा का शब्द ही अगर देखेंगे तो ना धन लंदा, यानी कि होता है ज्ञान देने वाला। एक ऐसी जगह का नाम जिसका मतलब ये है कि ज्ञान देने वाली। कुछ जगहों पे कमल का भी उसका उल्लेख किया गया है। कुछ जगहों पे बोला जाता है कि कुछ अनुपम और अलौकिक। ये हर विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बात बताई, लेकिन नालंदा की इतनी बातें क्यों? क्या आपने कभी इस पे सोचा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय हुआ था जहां पे आवासीय, आज हम हॉस्टल बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को बोर्डिंग में भेजेंगे, मेरे बच्चे को हॉस्टल में भेजेंगे, वो जो बात आज निकल करके आती है वो आज से, अभी हम 2000 यानी 21वीं सदी में और 5वीं शताब्दी में वो पहली बार पूरे विश्व में बना था। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे और नालंदा के नाम पे बहुत सारे चीजें वहां बनाई गई हैं और लोग वो पढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म के जो अपने अनुयायी थे उनके शासनकाल में 5वीं सदी में बना था। अब 5वीं सदी में जब ये नालंदा विश्वविद्यालय बना तो लगातार ये काफी तेजी से ग्रो करने लगा, क्योंकि 7वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो 5वीं से 7वीं सदी में आते आते उस समय आर्यभट्ट जी हुआ करते थे। आर्यभट्ट, आपको पता होगा आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ, बहुत बड़े गणितज्ञ थे और पूरे विश्व ने उनके गणितों के जो आज हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री हो या 10th के सारे बच्चे जो पढ़ते हैं, 12th के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ्स, वो हमारे आर्यभट्ट जी ने बताया। ऐसे बहुत सारे विद्वान वहां पे रहा करते थे जो रिसर्च सेंटर, आज हम बोलते हैं ना कि कुछ नया अध्ययन करना हो तो क्या किया जाए, वो वहां पे मिला करते थे। और सिर्फ भारत ही नहीं वरन भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लोग वहां पे आके पढ़ते थे। एक साथ में 10,000 लोगों की पढ़ाई उस समय वहां हुआ करती थी। और पुस्तकालय की अगर मैं बात करूं तो आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें वहां के पुस्तकालय में रहती थी। जी हां दोस्तों, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें वहां के पुस्तकालय में रहा करती थी। आप सोच करके देख सकते होंगे कि वो कितनी सारी मात्रा में होंगी। आज आपकी लाइब्रेरी में आप एक बार जाना, नजर उठा करके देखना और फिर मैंने जो संख्या बताई उसको सोच रहा तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह की यूनिवर्सिटी थी। अभी कुछ दिनों पहले मैं भी वहां पे जाके आया, अभी तो सिर्फ वहां कुछ भग्नावशेष थे, लेकिन बड़ा अच्छा दिन है कि वापस उसे पुनर्जीवित किया गया। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए और उन्होंने उसे फिर से डेवलप किया है, पुनरुद्धार किया है और वहां पे फिर से वो विषय वगैरह पढ़ाए जाने लगेंगे और सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। अब नालंदा की अगर मैं बात करूं तो नालंदा के इतिहास में अगर मैं जाता हूं तो नालंदा का इतिहास ऐसा था कि जब प्रसिद्ध चीनी यात्री वेइनचांग, बहुत सारे जगहों पे आपने उसको सुना होगा, समझा होगा, जब वो आए भारत में तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा वहीं से ली। आज आपने देखा होगा भगवान बुद्ध, मैं उत्तर प्रदेश के पास सिद्धार्थनगर जिला है, पैदा मैं वहीं पे हुआ हूँ, पला बड़ा वहीं पे हूँ, 10 सालों से आज मैं गुजरात में रह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहां की बात करूं तो सिद्धार्थनगर से निकल करके वो व्यक्ति, लुम्बिनी हमारे जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पड़ता है, और वहां से निकल करके वो व्यक्ति इतना ज्यादा उस मत का प्रचार किए कि आज भी विश्व की 1/3 जनता उसको अपनाती है। अब उन्होंने अपने विचार कुछ व्यक्त किए थे कि कैसे इसे लेकर के आगे जाना है, तो लोगों ने उसे सीखना चाहा। आपको पता होगा चाइना में आज भी बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जापान में है, कोरिया में है, एशिया के बहुत सारे जगहों पे है। तो वो यहीं से निकल करके गया था और उसकी सारी बातें वहां पे कही जाती थी। अब हम बात करते हैं उसके एक अलग क्षेत्र की। जब वो बोलते हैं ना कि कोई चीज जब अच्छे से ग्रो करेगी तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। जब लोगों ने देखा कि भारतीय बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, ये तो बड़े ज्ञानी बन जा रहे हैं, इनका तो कोई तोड़ नहीं है, इनके ज्ञान पे ही प्रहार करो तो शायद कुछ काम हो, या इनके ज्ञान को ही खत्म करो तो कुछ काम हो, तो उस समय 3 बार प्रयास किया गया उसको तोड़ने का, उसको जलाने का। 5वीं सदी की अगर बात करें तो हुडो द्वारा किया गया। उसके बाद एक कोई बंगाली शासक हुआ करते थे, हुटो करके, उनके द्वारा उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद बख्तियार खिलजी, जी हाँ दोस्तों, बख्तियार खिलजी जब आक्रमण कर रहा था भारत पे, तो उस समय बख्तियार खिलजी ने उसको पूरा तहस नहस कर दिया। जो कि ध्यान से समझिएगा, जो कि उसी बख्तियार खिलजी को उसी विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने अपनी जान की बाजी पे खेल कर एक बार एक घटना में बचाया था और पूरी जान से बचाया था। और उसी बख्तियार खिलजी ने वापस क्या किया, वहां पे उसी जगह पे जाके आक्रमण किया, और आक्रमण तो किया पूरा विध्वंस कर दिया। और विध्वंस वो भी कैसा, आपको बताऊं, जो 90 लाख पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं, वो जब जल रहे थे ना तो लगातार 3 महीने तक उसमें आग जलती रही। सोच करके देखिए, पुस्तक बोलते हैं कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको एक तरफ बचाया जा रहा है और वही आदमी जाकर के ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन ठीक है, उस समय शायद वो व्यवस्थाएं रही होगी, लोगों ने विरोध किया रहा होगा, लेकिन आक्रमण और उसके सामने कोई क्या कर सकता है जब ऐसी सोच रहेगी। लेकिन उस मानसिकता से दूर हटते हुए अच्छी बात यह रही कि उसको खोजा गया, उसको समझा गया, उसको समझ करके आगे बढ़ाया गया और उसके अकॉर्डिंग फिर चीजों को आगे लेकर के गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज वापस बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उसी जगह पे आज हमने फिर से उस नालंदा को खड़ा कर दिया है, और उस नालंदा में वो सारी शिक्षाएं देने की बात चल रही है जो शिक्षा उस समय हुआ करती थी। तो ये वापस भारत के लिए बड़े गौरव का विषय है। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय वहां के जगह का नाम भी नालंदा हुआ करता था। लेकिन ये भी बड़े दुख का प्रश्न है कि आज भी वहां पे जो रेलवे स्टेशन है वो उसी बख्तियार
के ही नाम पे है और बख्तियारपुर के नाम से उस स्टेशन का नाम दिया गया। तो अगर मेरा शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से बात आप तक पहुंचे तो उस पर भी ध्यान दीजिए और उस जगह को भी नालंदा के नाम पे ही परिवर्तित करिए, क्योंकि नालंदा का नाम कोई ऐसा नाम नहीं है कि वो कोई छोटा नाम हो। ये आपके विश्व के लिए एक धरोहर की बात है, आपके विश्व के लिए एक धरोहर का विषय। तीसरी बात अगर मैं करूं आपके सामने, तो आज नालंदा ऐसा नालंदा हुआ था कि जहां के धर्म ग्रंथों की बात हो, जहां के चिकित्सा पद्धति की बात हो, जहां से पढ़ के जाने वाले लोगों की बात हो, उन्होंने देशों में विदेशों में बड़ा नाम कमाया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप सभी को पता होगा कि हमारे वहां जो दलाई लामा हैं, तो दलाई लामा जी ने खुद भी कहा है कि मैं खुद भी नालंदा से प्रेरित हूं और बहुत बार नालंदा के उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अगर मैं बात करूं तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों लोग वहां पे जाकर ठहरा करते थे, यानी वो ऐसी पवित्र जगह थी जहां पे दो पुण्यात्माएं दिव्य आत्माएं जाकर के ठहरती थी। आप समझ करके सोचिएगा कि जो व्यक्ति खुद जाकर के वहां रह रहा हो, आज भगवान के रूप में लोगों के बीच में माने जा रहे हैं और लोग उन्हें भगवान समझ करके पूज रहे हैं और भगवान जैसी मान्यता दे करके उनको पूजा की जा रही है, तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, हमको उसको समझ करके चलना चाहिए, हमको ऐसी धरोहरों के बारे में बात करनी चाहिए, हमको ऐसे धरोहरों को पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि हमारी पीढ़ियों से, हमारे इतिहासों से ही, हमारे संस्कारों से ही, इससे ही हम जाने जाते हैं और भारतीयता उसी बात से निकल करके आती है। नहीं तो पहले परंपरा हुआ करती थी कि गुरुकुल पद्धति की बात करते थे, उसके बारे में मैं किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा। आज सिर्फ नालंदा के लिए आप सबने सुना देखा, तो इस नालंदा की बात को दूसरों तक आगे बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।